सो हाय गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम देखेंगे AI ML का रोड मैप। और इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, जो भी आपको रोड मैप बताया है, तो उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि किस चीज़ पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ पे कम फोकस करना है, ताकि आप ज़्यादा टाइम सेव कर सको और टाइम आपका वेस्ट ना हो। क्योंकि ये जो फील्ड है बहुत जल्दी से ग्रो हो रही है, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि आप लोग भी जल्दी से चीज़ें सीखो और जल्दी से इंडस्ट्री में आओ और जल्दी से कोई जॉब लो और काम करना शुरू करो। ठीक है, तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिमांड देख लेते हैं, किस सेक्टर्स में इसकी डिमांड ज़्यादा है, ताकि जब भी आप इसको सीखने की तरफ जाओ तो आपको पता हो कि मैंने कौन से सेक्टर पे टारगेट करना है, उसके हिसाब से आप सीखो। तो AI ML की जो डिमांड है वो 3-4 सेक्टर्स में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसमें सबसे पहले फाइनेंस आ जाता है, इसके साथ हमारे पास ऑटोमोबाइल व्हीकल्स आ जाते हैं, इसके साथ साथ हमारा हेल्थ सेक्टर आ जाता है, और लास्ट में जो ऑप्शन मैंने रखा है वो है रोबोटिक्स। तो ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जहां मुझे लगता है, मेरी रिसर्च के मुताबिक, कि इन 4 सेक्टर्स में डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली है। तो अगर आप भी इन 4 में से किसी सेक्टर को पिक करने वाले हो तो आपके लिए ईजी होगा। अदरवाइज आप खुद भी अपनी रिसर्च कर सकते हो। आपको अगर कोई और चीज़ पसंद है, फॉर एग्जाम्पल गेमिंग आपको पसंद है, आप उसमें जाना चाहते हो, तो उसमें भी एक अच्छी डिमांड मौजूद है AI की और ML की। तो आपको उस पर थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। इन 4 सेक्टर्स के ऊपर एक अच्छी रिसर्च मैंने की है और मुझे लगा है कि यार ये 4 सेक्टर बहुत अच्छे आगे ग्रो करने वाले हैं आने वाले टाइम में, और AI ML इनके अंदर सबसे पहले आएगी। गेमिंग में आएगी लेकिन टाइम लग सकता है, लेकिन इन सेक्टर्स में बहुत जल्दी AI ML हमें आएगी और ग्रो करते हुए दिखाई देगी। इसके बाद हम बात करेंगे फाउंडेशनल स्किल्स की। वो कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए इस फील्ड में जाने से पहले। वो स्किल्स टोटल 2 मेजर सेक्टर्स हैं, एक है प्रोग्रामिंग स्किल्स, एक है मैथमेटिक्स। अब प्रोग्रामिंग के अंदर हमने 2 मेजर लैंग्वेजेस को टारगेट करना है। पहले नंबर पे पाइथन आ गई, दूसरे नंबर पे R आ गई। अब ये क्यों टारगेट करनी? क्योंकि इनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, इनमें लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा मौजूद हैं ऑलरेडी AI ML की, तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। डेटा प्रोसेसिंग के लिए लाइब्रेरीज मौजूद हैं, मॉडल्स के लिए मौजूद हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। हमें कम्युनिटी बड़ी है तो कई इश्यूज आते हैं, एरर आते हैं, कोई हेल्प चाहिए होती है तो हम कम्युनिटी से हेल्प ले सकते हैं, स्टैक ओवरफ्लो से जाके हेल्प ले सकते हैं। कम्युनिटी बड़े होने का फ़ायदा ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बिल्ड इन मिल जाएंगी, लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, मॉडल्स आपको मिल जाएंगे और हेल्प भी मिल जाएगी आपको। इसलिए हम पाइथन पे और R पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि हमें कोई भी इशू आता है तो हमें फ़ौरन से उसका सोल्यूशन मिल जाए और हमारा टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। इसके बाद हम आते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं जिन पे हमने फोकस करना है। एक आता है लीनियर अलजेब्रा, दूसरा आता है कैलकुलस, और तीसरा आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट। अब मैं बात करता हूँ प्रोग्रामिंग में और मैथ्स में। जो मैंने आपको सेक्टर्स बताए हैं, पाइथन वगैरह या फिर लीनियर अलजेब्रा, इनमें आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना। मतलब आपने पढ़ना है, डिटेल में ज़्यादा नहीं घुस जाना। आपने पाइथन सीखने नहीं लग जाना, मतलब आप डिटेल में पता लगे आप पाइथन सीख रहे हो और डिटेल में आप DSA की तरफ चले जाओ और DSA करने लग जाओ। इतना ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं सीखना। आपने पाइथन के बेसिक्स पाइथन क्लियर करनी, फंक्शंस तक आपको क्लियर होने चाहिए, डेटा टाइप्स पता होने चाहिए, आपको फंक्शंस पता होने चाहिए, लूप्स पता होने चाहिए, स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए, बेसिक सिंटैक्स स्ट्रक्चर पाइथन का आपको पता होना चाहिए कि पाइथन किस तरह काम करती है। जब आपको बेसिक्स पता होंगे तो आप बाकी लाइब्रेरीज को भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बेसिक्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा तेज़ी से इंडस्ट्री मूव कर रही है तो हमें जल्दी जल्दी चीज़ें पिकअप करनी पड़ेगी। इस वजह से आपको बेसिक्स पाइथन की सीखनी है। अब लीनियर अलजेब्रा हो गई, कैलकुलस हो गई या फिर स्टैट्स हो गई, तो ये आपने अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में या फिर मैट्रिक आपने पढ़ा होगा, वो आपको काम आ सकता है। उसके साथ साथ आपने अपने अगर आप बैचलर्स कर लिया तो आपको बैचलर्स में आपने पढ़ा होगा, तो वो आपको काम आ सकता है। और अगर आप अभी स्टडी कर रहे हो, बैचलर्स कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, तो इधर आपको ये पढ़ाया जाएगा। स्टैट्स हो गया, कैलकुलस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो आपने वहाँ पर फोकस रख के इन चीज़ों फोकस रखना है, पढ़ना है। अगर आप AI ML के फील्ड में आगे जाना चाहते हो तो आपने इन चीज़ों पे ऑलरेडी फोकस रखना है। आप BS में या मास्टर्स में जो आपका कोर्स है, उस कोर्स के साथ इन चीज़ों को पढ़ो। इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उसके रीजंस आपको वीडियो के एंड पे पता लग जाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे रोड मैप। अब रोड मैप जो ट्रेडिशनल रोड मैप है वो यही है कि आपने मॉडल बनाना है, LLM बनाना है, उसके लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, AI ML में सिर्फ कोडिंग नहीं है, आपके पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल आप ML OOPS में जाते हो, जैसे DevOps है हमारे पास, उसका ML OOPS में आप जा सकते हो। इसके साथ साथ आप सिक्योरिटी में भी जा सकते हो। सिक्योरिटी के अलावा भी आपके एथिक्स का भी फील्ड है, रिसर्च की फील्ड है जिसके अंदर आप जा सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप रोड मैप की बात करो तो उसमें सिर्फ आपने मॉडल ही डिज़ाइन करना है और उसके बाद मॉडल अपलोड करना है और मॉडल आपका चलेगा जिस तरह ChatGPT चल रहा है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो हम सारी फील्ड्स को एक एक रिकवर करेंगे। पहली बात आता हूँ मैं मॉडल पर डिज़ाइनिंग पे। तो अगर आप मॉडल डिजाइनिंग या फाइन ट्यूनिंग की तरफ जाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको सबसे पहली जो मेन चीज़ है वो है डेटा प्रोसेसिंग। आपकी जो डेटा प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डाटा को समझना, डाटा को एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपका डाटा सही है तो आपका मॉडल सही ट्रेन होगा, अगर डाटा सही नहीं है तो मॉडल ट्रेन सही नहीं होगा। ठीक है, तो आपने डाटा प्रोसेसिंग पहले समझनी है। डाटा प्रोसेसिंग के लिए आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं पाइथन के अंदर ही, जैसे पांडा है, NumPy है, इस तरह की बहुत सारी लाइब्रेरीज मौजूद है।
तो आप उनको आप स्टडी करोगे और डाटा प्रोसेसिंग समझोगे कि आपका मुश्किल से मुश्किल डाटा आपके पास आता है तो उसको आप किस तरीके से प्रोसेस करके अपने मॉडल के लिए किस तरीके से उस डाटा को बना सकते हो। फॉर एग्जांपल रॉ डाटा आपके पास आता है तो उसको आप स्ट्रक्चर डाटा कैसे बना सकते हो अपने मॉडल के लिए। अब स्ट्रक्चर डाटा बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें और पढ़नी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल डाटाबेसेस जिसमें आप स्टोर करोगे, जिस तरह आप फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर डाटा है, अनस्ट्रक्चर डाटा है, तो आप उसको उस हिसाब से आपको मॉडल्स डेटाबेस पढ़ने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल MySQL पढ़ना पड़ेगा, MongoDB वगैरह। तो इस तरह आपको मल्टीपल डेटाबेसेस पढ़ने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल टाइम सीरीज में आप जा रहे हो तो टाइम सीरीज के डेटाबेस आपको InfluxDB जैसा डेटाबेस पढ़ने पड़ेंगे ताकि आप डाटा को प्रॉपर एक डेटाबेस में स्टोर करवा सको और रॉ डाटा उठा के। जब आपके पास रॉ डाटा उठा के एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आ जाएगा डाटा, देन आप इजीली मूव फॉरवर्ड कर सकते हो। तो अब जब आप डाटा प्रोसेसिंग सीख लोगे, इसके बाद आपके पास आएगी क्लासिकल मशीन लर्निंग। अब उसमें आपने क्या सीखना है, उसमें आपने सुपरवाइज लर्निंग देखनी है, अनसुपरवाइज लर्निंग देखनी है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब ये तीन क्या है नाम, इन तीन के ऊपर आपने रिसर्च करनी है कि सुपरवाइज लर्निंग कैसी होती है, कि इसमें क्या लेबल डेटा और अनलेबल डेटा किसको कहते हैं, अनसुपरवाइज कैसे होती है, क्लस्टरिंग क्या होती है, रिग्रेशंस क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल कितनी इसकी टाइप्स हैं, इसके अंदर हम जो मल्टीपल टाइप्स हैं वो किस तरह काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अनसुपरवाइज लर्निंग है, उसमें कौन सी टाइप्स है और वो कैसे कैसे काम कर रही है, ग्रुपिंग कैसे हो रही है, क्लस्टरिंग कैसे हो रही है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैसे काम कर रही है। ठीक है, इसके अलावा जो सुपरवाइज लर्निंग है आपकी वो किस तरह काम करनी है आपको, उसमें मल्टीपल टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, रिग्रेशंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी होगी। इन तीनों टाइप्स के ऊपर डिटेल में आपने पढ़ना होगा कि सुपरवाइज्ड क्या है, अनसुपरवाइज्ड क्या है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है। ये तीनों टाइप्स हैं मशीन लर्निंग की, तो आपने इन तीनों को समझना पड़ेगा, देन ही आप आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हो। तो जब आपने क्लासिकल मशीन लर्निंग सीख ली, अब इसके बाद आती है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग में आपने क्या सीखना है, न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स को आपने क्या सीखना कि यार न्यूरल नेटवर्क्स में हेडिंग लेयर क्या होती है, इसमें आउटपुट लेयर्स क्या होती हैं, इनपुट लेयर्स कैसे काम कर रही होती हैं, एक्टिवेशन फंक्शन कैसे काम कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने समझनी है। आपने देखना है न्यूरल नेटवर्क काम किस तरह करता है। जब आप ये समझ लोगे, फिर न्यूरल नेटवर्क के अंदर आपके पास आएगा CNN, इसके पास आएगा FNN, इसमें आएगा RNN। आपने इन तीन कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको कि यार ये FNN कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब क्योंकि देखो न्यूरल नेटवर्क जब आप पढ़ोगे, इसमें आपको जब पता लगेगा CNN, FNN और RNN या फिर GAN वगैरह, ये सारी चीज़ें आप जब पढ़ोगे, अभी आपको मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट है नहीं। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा नेटवर्क्स ऑलरेडी बने हुए हैं। न्यूरल नेटवर्क्स हमने कोई इतना डिटेल में कोई इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं पढ़नी, ये ऑलरेडी बना हुआ है। CNN बना हुआ है, RNN बना हुआ है, FNN बना हुआ है। आपने ये देखना है कि FNN कब यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा। ये केस सिनेरियो है, मैंने फॉर एग्जांपल एक डॉग और कैट के पिक्चर में फ़र्क बताना है, तो अब मैं कौन सा न्यूरल नेटवर्क यूज़ होगा, CNN यूज़ होगा क्योंकि वो इमेज क्लासिफिकेशन की यूज़ कर। तो इस तरीके से आपने खुद ही देखना है कि आपने कौन सा न्यूरल नेटवर्क यूज़ करना है, किस सिचुएशन पे, क्या आपकी प्रॉब्लम है, किसको सॉल्व करने के लिए कौन सा न्यूरल नेटवर्क। तो ये आपको कैसे पता लगेगा, आपके पास नॉलेज होगा सब। जब आपके पास नॉलेज होगा आप सिलेक्शन कर सकते हो। आपने देखना है कि लाइब्रेरीज कौन सी यूज़ होंगी, पाइटॉर्च यूज़ करूँगा, टेंसरफ्लो यूज़ करूँगा। ठीक है, ये लाइब्रेरीज हैं जो आपकी पाइथन के अंदर मौजूद हैं ऑलरेडी। इस वजह से हमने कहा था कि पाइथन को आपने सीखना है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद लाइब्रेरीज हैं। आपने उसी को कॉल करना है, उसी से आपने नेटवर्क को बुलाना है और उसको यूज़ करना है, उसको फाइन ट्यून करना है अपने मुताबिक, मॉडल को ट्रेन करना। सिंपल सा काम है। उसके लिए आपको क्या होगा, अपने लाइब्रेरीज को समझना है कि यार टेंसरफ्लो लाइब्रेरी है और पाइटॉर्च है, दोनों मुझे CNN दे रही हैं, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, क्यों टेंसरफ्लो ज़रूरी है, किन सिचुएशन में है, बेसिक है वो, स्किट-लर्न वो भी आप उससे आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हो स्किट-लर्न की मदद से, लाइब्रेरी की मदद से। तो इन लाइब्रेरीज की मदद से आपने देखना है कि कौन सी लाइब्रेरी कब ज़रूरी है, कौन सा न्यूरल नेटवर्क कब ज़रूरी है बेसिकली। ठीक है, तो जब आप ये कर लोगे तो इसके बाद आपके पास आएगी एडवांस डीप लर्निंग। अब एडवांस डीप लर्निंग के अंदर क्या पढ़ोगे, ट्रांसफॉर्मर्स, ऑटो इनकोडर्स। अब ऑटो इनकोडर्स में आपके पास गैन्स आ जाएंगे, VAE आ जाएंगे जो वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स हैं। तो उसके अंदर आप इमेजेस को देखोगे कि इमेजेस को किस तरीके से ऑटो इनकोडर्स काम कर रहे हैं। तो ऑटो इनकोडर्स की मदद से आप क्या करोगे, जो चीज़ आप CNN में खुद डिफाइन कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ऑटो इनकोडर खुद कर लेगा। तो आपको बहुत सारी हेल्प आपको मिलना शुरू होगी जब आप डीप लर्निंग, एडवांस डीप लर्निंग में जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तो आप एडवांस डीप लर्निंग समझना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसमें आपके ट्रांसफॉर्मर्स आएंगे, आपके गैन्स वगैरह आएंगे, तो इनको आप पढ़ोगे उसके बाद एडवांस डीप लर्निंग के अंदर। जब आपने एडवांस डीप लर्निंग कंप्लीट कर लोगे तो इसके अलावा इसके अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी एडवांस डीप लर्निंग के अंदर आती है। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है वो आपने खुद पढ़ लेना है क्योंकि आपने ऑलरेडी सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग के साथ साथ क्लासिकल मशीन लर्निंग के टॉपिक के अंदर इसको कवर किया होगा। अब उसको आप जेन्युइनली यूज़ कैसे करना है, उसको किस तरह अचीव करना है, आप उस चीज़ के बारे में एडवांस डीप लर्निंग के अंदर पढ़ोगे। अब जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये आपको मैंने एक बेसिक ओवरव्यू पिक्चर दे दिया कि आपने क्लासिकल मशीन लर्निंग पढ़ लिया, आपने डीप लर्निंग पढ़ लिया, आपने एडवांस डीप लर्निंग कर लिया। अब इसके बाद आती है मेन चीज़ जो है स्पेशलाइजेशन।
अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि यार ये आपने फील्ड सेलेक्ट करनी है कि फाइनेंस में जा रहे हो या ऑटोमोबाइल में जा रहे हो या किस किस कैटेगरी में जा रहे हो, तो यहाँ पे जब स्पेशलाइजेशन की बात आ जाएगी तो यहाँ पे आपने देखना है कि यार अगर मैं फाइनेंस में जा रहा हूँ तो मुझे किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करनी है, या फिर अगर मैं ऑटोमोबाइल में जा रहा हूँ तो मैं कंप्यूटर विजन में स्पेशलाइजेशन कर सकता हूँ। तो आपने अपनी फील्ड जो सिलेक्ट की है कि मैं किस नीश में जाऊँगा, किस फील्ड में जाऊँगा, फाइनेंस में जाना चाह रहा हूँ या किस में भी जाना चाह रहा हूँ, तो उसके मुताबिक आपने फिर स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करना। अब स्पेशलाइजेशन के मैं कुछ आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन हमारे पास पहले नंबर मौजूद है कंप्यूटर विजन, दूसरे नंबर पर हम कह सकते हैं फोरकास्टिंग, जिस तरह आपका फॉर एग्जांपल जो मार्केट ट्रेंड्स हैं उसको आपने किस तरह फोरकास्ट करना है, तो उसमें आप AIML को यूज कर सकते हो, तो वो भी एक अच्छी फील्ड है। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर विजन मैंने बता दिया, उसको यूज करके आप ऑटोमोबाइल में जा सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास आती है बिग डाटा, जो हमें बहुत सारी कंपनीज को इस वक्त रिक्वायरमेंट है और कंपनीज को बहुत ज्यादा जरूरत है बिग डाटा के सॉल्यूशन पे। इसके साथ साथ आपके फोर्थ नंबर पे आती है NLPs। सो NLPs जो है, जिस फॉर एग्जांपल ChatGPT है, इस तरह की जो बॉट्स वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, वो अपने जो मेन पेजेस हैं या पोर्टल्स हैं उसमें NLPs को इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, ताकि जो भी इश्यूज होते हैं तो उसमें हेल्पलाइन को डायरेक्ट कॉल करने के बजाय NLP के थ्रू चीज़ सॉल्व हो जाए और कस्टमर जो है उसको अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है या जो कोई भी डिज़ायर्ड है वो आपको उसको मिल जाए। उसके बाद अगर तब भी सॉल्व नहीं हो रहा तो देन वो कस्टमर केयर के पास जाए। तो बहुत सारी कंपनीज अब NLPs को जो है ना ट्रेन करके अपने डाटा के ऊपर और ये पब्लिक कर रही है, और बहुत सारी कंपनीज को इस वक्त रिक्वायरमेंट है NLP। अभी तो क्लाउड की, ChatGPT की, ग्रोक की और ये सारे जो मॉडल AI मॉडल्स आपने देखे, तो इनकी डिमांड आपने ऑलरेडी देखी, तो आपको NLP की ऑलरेडी डिमांड आपको पता है किस तरह मौजूद है मार्केट के अंदर। इसके साथ साथ कंप्यूटर विजन की बहुत अच्छी डिमांड है और बाकी फील्ड्स की डिमांड है, तो आप किसी में भी जा। ये हो गया एक रोड मैप। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि सिर्फ कोडिंग नहीं है, सिर्फ मॉडल डिजाइनिंग नहीं है, तो आपको मैं दूसरी भी क्विकली बता देता हूँ। ML Oops मौजूद है। ML Oops में हमने क्या करना है, मॉडल को किस तरह डिप्लॉय करेंगे, डॉकर्स की मदद से किस तरह मॉडल डिप्लॉय होगा, इसके साथ साथ मॉडल की वर्जनिंग कैसे होगी, मॉडल को स्केल किस तरह किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने AWS सर्विसेज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, तो इनके ऊपर जो पढ़ना, इनके ऊपर डिटेल पे रिसर्च करना कि किस तरह मॉडल डिप्लॉय होगा, स्केल होगा, ये सारा आपका आता है ML Oops के अंदर। अब ML Oops में इतना ज़्यादा कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, तो ये उन लोगों के लिए अच्छी फील्ड है जो कोडिंग ज़्यादा नहीं करना चाहते लेकिन AI/ML में आना चाहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वो चाह रहे हैं यार हम भी थोड़ा सा ग्रो कर लें इसके साथ साथ। तो आप ML Oops में आ सकते हो, उसमें कोडिंग की रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है। इसके साथ साथ इसका एक और सेक्टर मौजूद है AI/ML में। आज के टाइम में रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप रिसर्च में बहुत अच्छा जा सकते हो। आप बहुत सारी कंपनी है जो रिसर्चर्स को हायर कर रही हैं, तो अगर आपको लगता है आपकी रिसर्च अच्छी है, आप रिसर्च अच्छी करना जानते हो, तो आप एज अ रिसर्चर भी जा सकते हो AI/ML की फील्ड में। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और बहुत ज़्यादा रिसर्च रिक्वायरमेंट है। कमिंग ईयर्स लाइक नेक्स्ट 5 ईयर्स तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है रिसर्चर्स की AI/ML की फील्ड। इसके साथ साथ एक फील्ड और भी है जिसमें आप कहते हो इथिकल मॉडल ट्रेनिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपने मॉडल को चेक करना होता है कि वो किसी एक सेक्टर की तरफ या रीजन की तरफ या रीजन की तरफ बाइस काम नहीं कर रहा, या फिर वो गलत रिस्पॉन्स दे रहा है, कोई ऐसे GDPR को वो देख रहा है कि भाई यूज़र का डाटा लीक नहीं कर रहा, या फिर कोई भी 18+ कंटेंट को नहीं दिखा रहा है। इस तरह की जो चीज़ें, एथिकल चीज़ें, आपने उसके ऊपर मॉडल को ट्रेन करना, उसके ऊपर मॉडल को चेक करना, चेक एंड बैलेंस रखना है, जिसको हम नॉर्मल अपनी फील्ड में देखें तो हम इसको कहते हैं कि टेस्टर्स, जो हमें टेस्ट करते हैं एप्लीकेशंस को या फिर वेबसाइट्स को टेस्ट करते हैं। तो इसमें मॉडल को जो टेस्ट करेंगे या मॉडल को जो ट्रेन करेंगे या मॉडल को चेक करेंगे कि यार ये कोई इस तरह की बाउंड्रीज क्रॉस तो नहीं कर रहा, उसकी भी एक काफ़ी ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट मौजूद है आज के टाइम में। क्योंकि जितने भी आपके NLPs बन रहे हैं, जितने भी आपके कंप्यूटर विजन के मॉडल बन रहे हैं, तो ये सारे इनमें ज़ाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट है वो स्कैन करना और उसको चेक करना कि क्या क्या उसकी बाउंड्रीज सेट हैं, उसकी सेटिंग करना और बाउंड्रीज बनाना और उसके बाद टेस्ट करना उसको। इसके लिए भी आपको प्रॉपर एक फील्ड रिक्वायर्ड है जो आज के टाइम में मौजूद है, और उसकी डिमांड भी ग्रेजुअली बढ़ रही है क्योंकि अभी उस तरह ग्रो कर रही है फील्ड, तो इसकी डिमांड अभी ग्रो कर रही है। तो आज से 1 साल के अंदर अंदर इसकी डिमांड मुझे देखने को मिल रही है कि इसकी हाई डिमांड देखने को मिलेगी। ये मैंने आपको बता दिया कुछ चीज़ें कि AI/ML में किस तरह डिमांड हाई हो रही है, क्या इसका रोड मैप है, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास मौजूद, कौन से सेक्टर्स मौजूद हैं। तो ये मेरी अपनी रिसर्च थी, आप अपनी भी रिसर्च कर सकते हो और उसके बाद जो भी आपको बेहतर ऑप्शन लगता है आप उसके साथ मूव कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई उसको लाइक कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।